Hello and welcome once again to Commerce Made Easier, and in today's lecture of Business Studies Class 12th we will discuss the delegation of authority and today we will discuss the process of delegation of authority। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा था किस तरह से जो मीनिंग है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का और उसकी डेफिनेशन और साथ में उसके एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, क्या एलिमेंट्स होते हैं, किन चीज़ों को मिलाकर के डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बनता है। आज हम जो है प्रोसेस करेंगे उसकी प्रक्रिया। तो अधिकार अंतरण की प्रक्रिया हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले एक बार हम समझते हैं कि अधिकार अंतरण होता कैसे है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास पिक्चर में है सुपीरियर, जिसको हम हिंदी में अधिकारी कहते हैं, या ये है सबॉर्डिनेट, जिसको हम अधीनस्थ कहते हैं। तो लेवल 1 जो है टॉप आपसे जस्ट इमीडिएट जो है ऊपर के लेवल को लेवल 1 हमने रखा है और लेवल 2 रखा है नीचे वाले लेवल पर। तो इमीडिएट आपसे जस्ट सीनियर जो है ये सुपीरियर है, सॉरी ये सुपीरियर है और ये सबॉर्डिनेट है। तो जो अथॉरिटी है वो ऐसे आती है, अधिकार का अंतरण ऐसे होता है, यानी कि इमीडिएट जो अपर लेवल है उससे इमीडिएट लोअर लेवल पर अथॉरिटी का डेलीगेशन होता है। तो यानी कि यदि कोई नीचे भी स्टेप्स हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर का बॉस डायरेक्ट जो है इसको छोड़ करके तीसरे चौथे व्यक्ति को पावर दे देगा, ऐसा नहीं है। तो ये इसमें प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। तो अधिकार अंतरण जो होता है वो सिर्फ 2 लेवल्स के बीच में होता है, तो 2 लोगों के बीच में होता है। तो एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है, यानी कि एक सुपीरियर है, एक अधिकारी है और एक अधीनस्थ है, यानी कि जूनियर है। तो ये जो उसको कोई इस व्यक्ति को कोई काम सौंपेगा तो साथ में उसको वो अथॉरिटी भी देगा उस काम को करने के लिए। तो जो अथॉरिटी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, इट इज़ बिटवीन द 2 लेवल्स। तो 2 लोगों के बीच में 2 लेवल्स पर ही ये जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, जिसमें कि आपसे जस्ट इमीडिएट ऊपर वाला व्यक्ति ही आपको अधिकार अंतरण कर सकता है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है। तो आइए अब डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कार्य सौंपना या जिम्मेदारी देना। उसके बाद सेकंड स्टेप इज ग्रांटिंग अथॉरिटी, यानी कि अधिकार देना। तो पहले हमने काम सौंपा, फिर हमने उसको काम करने के लिए अधिकार दिए। और तीसरा जो स्टेप होता है दैट इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करना। काम को करने के बाद जो है जूनियर जो है, जैसे आपको इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, इसने इसको काम सौंपा। काम सौंपने के बाद उसको काम को करने के लिए से जो पावर्स चाहिए, तो बॉस ने उसको जो है पावर्स दी और उसके बाद उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी जो है इसको बतानी है, जवाबदेही देनी है। ही इज़ अकाउंटेबल टुवार्ड्स द बॉस फॉर अकम्प्लिशिंग द वर्क। तो जो उसने काम किया वो अपने बॉस को ये बताएगा कि इसने काम किया या नहीं किया। तो इस तरीके से 3 स्टेप्स जो होते हैं इसमें होते हैं फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। तो फर्स्ट स्टेप इज कार्य सौंपना यानी असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड स्टेप इज ग्रांटिंग अथॉरिटी यानी अधिकार देना, और थर्ड स्टेप इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करना। तो आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, तो असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट स्टेप था। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रोसेस। In the whole job is in this the whole job is divided into small parts and delegate the responsibility to do one job to one subordinate as per the his capability। तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में सारे जो काम है, होल वर्क जो है, पूरा काम जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो है उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक काम, एक टाइप का काम जो होता है, एक नेचर का काम, एक पर्सन को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती है अपने सबॉर्डिनेट को उसकी योग्यता के अनुसार। तो इसमें कैपेसिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है, उसके स्किल्स का ध्यान में रखते हुए ही हम उसको जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो किस व्यक्ति, सब व्यक्तियों की क्षमता अलग अलग होती है, काम करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, उनकी नॉलेज अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग होता है। इन सभी बातों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम उसको व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार या उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से हम उसको काम देते हैं। एंड मैनेजर कीप्स द क्रूशियल वर्क फॉर हिमसेल्फ। तो वो जो मैनेजर होता है वो मेन काम जो होता है, या बॉस इसको हम कह सकते हैं, सुपीरियर कह सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट नेचर के काम या सीक्रेट नेचर के काम, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है, पॉलिसी मेकिंग पावर्स हैं, या रूल बनाने हैं, या और भी इंपॉर्टेंट नेचर के जो वर्क होते हैं, उनको वो अपने पास रखता है। की एरियाज जो होते हैं वो अपने पास रख करके बाकी का जो रूटीन वर्क होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेसी की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के काम जो है वो अपने जूनियर से जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वो दे सकते हैं। इससे जो है वो आसानी से उसको कर पाते हैं। तो असाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्रोसेस। सेकंड स्टेप था हमारा ग्रांटिंग अथॉरिटी। This is the second step of process, and in this powers or authority is given to the subordinate in proportion to the work assigned to them। तो हम जो पावर्स देते हैं उतना ही देते हैं
जितना उस काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। तो हमने जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था उसमें हमने हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल पढ़ा था, एक दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है उस प्रिंसिपल के अनुसार, वो हम यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। जितना काम उसको दिया जाएगा उसी के हिसाब से हमें उनको पावर्स देनी चाहिए। अगर हम उनको ज़्यादा पावर्स देंगे तो उनका मिसयूज़ कर सकते हैं सबॉर्डिनेट्स, और अगर हम उनको कम पावर्स देंगे तो वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है या कोई हर बात के लिए वो आपसे ही पूछेगा तो फिर उसको काम सौंपने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो उसमें जो है उसको इतने अधिकार हमें देने ही पड़ेंगे जिसके कि वो आसानी से बिना किसी समस्या के अपने काम को पूरा कर सके, सो दैट दे कैन टेक डिसीजंस एंड फिनिश द वर्क विद इन द लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या हुई, वो जो हमारी पावर्स उनको जो दी गई थी उनके अंदर क्या वो डिसीजन डूज एंड डोंट्स जो है उनको ध्यान में रखते हुए वो अपने काम को टाइम से पूरा कर सकें। तो इतने अधिकार हमें से देने ही पड़ते हैं। देयर शुड बी पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अधिकार उतने ही होने चाहिए जितना कि जिस रेशो में हमने जिस प्रोपोर्शन में हमने काम दिया है उसके हिसाब से उनको पावर्स दी जानी चाहिए। Then third step is fixing accountability. In this step, subordinates which are given responsibility and authority to fulfill their duties are held responsible or accountable for their work performance. तो इसमें थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उन्हें अकाउंटेबल ठहराते हैं, यानी कि वो अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड्स देयर सीनियर्स कि उन्होंने वो काम किया या नहीं किया। दे हैव टू जस्टिफाई फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड टू देम। तो उन्हें जो है उसको जस्टिफाई करना होता है किस तरह से उन्होंने काम को कर पाए, वो जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी उनको उन्होंने किस तरह से पूरा किया। दिस एवरी सबॉर्डिनेट इज जस्ट अकाउंटेबल टू हिज इमीडिएट सुपीरियर। तो जो इमीडिएट जो स्केलर चेन होती है प्रॉपर, एक के बाद एक इमीडिएट जो सीनियर जूनियर रिलेशनशिप होती है उसी में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। तो जिसने उसे काम सौंपा है उसी के प्रति वो अकाउंटेबल भी होगा और अपने इमीडिएट सुपीरियर को वो काम करके बताएगा। तो एज पर स्केलर चेन, जैसे कि एग्जांपल है सुपरवाइजर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज अकाउंटेबल टू प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन मैनेजर है, मान लीजिए उसने सुपरवाइजर को कोई काम सौंपा है कि मान लीजिए उसने प्रोडक्शन मैनेजर ने सुपरवाइजर से कहा है कि आपको जो है 200 शर्ट्स जो है आज की डेट में बनानी है, आज का आपका टारगेट है। तो सुपरवाइजर जो है उसका मैनेजर का इमीडिएट जो है जूनियर है, सबॉर्डिनेट है। तो अब जो है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है 200 शर्ट्स बनाने की, और उसके हिसाब से उसको पावर भी दी गई होंगी कि आप जो है वर्कर से कितने घंटे काम करा सकते हैं, या ओवर टाइम कराना चाहें तो ओवर टाइम कराइए, या आपको रॉ मटेरियल जो है आप और भी अपनी इच्छा अनुसार जो है वो आप इशू करा सकते हैं, या जो भी रिक्वायर्ड पावर्स होंगी उनको दी जाएंगी। उसके बाद जो है सुपरवाइज़र जो है शाम को या जब तक का उसको टाइम पीरियड दिया गया है उसके बाद उसको जो है इसको रिपोर्ट करना होगा प्रोडक्शन मैनेजर को कि उसने काम किया या नहीं किया, शर्ट्स बन पाए या नहीं बन पाए। यदि बन गए ठीक ठाक तो भी उसको रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी होती है सुपरवाइज़र जो है वो प्रोडक्शन मैनेजर को अकाउंटेबल होगा, जवाबदेह होगा काम करने या ना करने से। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या टारगेट अचीव नहीं हो पाया तो जिम्मेदारी सुपरवाइज़र की बन जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। तो इस तरीके से जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने से जो है एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काम हो सकता है। तो हर व्यक्ति को चिंता रहेगी कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरे प्रति कोई एक्शन लिया जा सकता है या हमारे टारगेट को अचीव करने में हमें दिक्कत आएगी। तो इसमें जो है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है। ओके, तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों ज़रूरी है? क्या बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता? क्या बिना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एक जो ग्रुप है, लोगों का समूह है, वो काम नहीं कर सकता? तो आज हम इसकी इंपॉर्टेंस जानेंगे। द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी हाईलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट्स हैं वो? इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर एंड ही गेट्स सफिशिएंट टाइम टू फोकस ऑन द की एरियाज ऑफ द बिजनेस। तो अगर एक ही आदमी को इमेजिन कीजिए आप सारे काम खुद ही करने पड़ जाएं तो क्या होगा उसका, चाहे वो कितना ही एक्सपीरियंसड हो, कितना ही नॉलेज हो उसे, कितना ही ट्रेंड हो, कितना ही एक्टिव हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम वो जो है संभाल ले। जैसे कोई भी मैनेजर है, मान लीजिए वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी संभाल ले, वो मार्केटिंग भी संभाल ले, वो सेल्स डिपार्टमेंट भी संभाल ले, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी संभाल ले, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उसका वर्कलोड बढ़ जाएगा, या वो डेली जाकर के जो है खुद ही सुपरवाइजर्स को चेक करे कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो छोटी छोटी कामों को भी यदि वो खुद ही देखेगा तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो उसको संभाल नहीं पाएगा, उसका टेंशन भी बढ़ जाएगा, तो मेंटल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इससे जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा और उसकी काम करने की क्षमता में कमी आएगी। तो अगर जो है काम को बांट दिया जाता है
तो अब अगर वो डेलीगेट करता है अपना कुछ जो नॉर्मल काम है, जो ज़्यादा सीक्रेट नेचर का नहीं है, जो डेली रूटीन का वर्क होता है, तो यदि वो अपने जूनियर को वो काम सौंप देता है और उसे पावर दे देगा कुछ छोटे-मोटे जो है अपने डिसीजन लेने के, तो उससे क्या होगा कि उसका जो सीनियर है या जो सुपीरियर है, उसका जो है वर्कलोड कम हो जाएगा और उसके पास काफ़ी टाइम होगा कि वो अपने जो दूसरे काम हैं, जो दूसरी ज़िम्मेदारियाँ हैं अपनी, उनको आसानी से कर पाए। जैसे कि वो प्लानिंग कर सकता है या अपना बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकता है या और कोई इंपॉर्टेंट की एरियाज़ जो होते हैं हमारे बिज़नेस के, उन पे ज़्यादा फोकस कर सकता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से ही ये पॉसिबल हो पाता है। देन सेकंड इंपॉर्टेंस इज इट फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एट दे आर असाइंड वर्क एंड गिवन अथॉरिटी टू टेक द डिसीजंस। तो जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, एक तो सुपीरियर को ये फायदा हुआ और जूनियर्स को क्या फायदा होता है सबॉर्डिनेट्स को, कि वो जो है डेवलपमेंट होता है, उनका विकास होता है, क्योंकि उनको पावर दी जाती है, जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो उसको काम करने से उनके अंदर जो है एक लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर पैदा होती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और कि हम भी काम कर सकते हैं। तो उनको जो काम करने का या खुद फैसले लेने की जो अधिकार दिए जाते हैं, जिससे कि वो लोग उनका विकास होता है, तो इससे सबॉर्डिनेट्स का भी डेवलपमेंट होता है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क। तो एक काम को सारी जगह सभी लोग को ऐसे बिना डिवीजन के दे दिया जाए तो वो काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो काम को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और एक व्यक्ति को जो है सबॉर्डिनेट को हम जो है वो काम का छोटा हिस्सा एक एक पार्ट जो है वो देते हैं, जिससे कि वो आसानी से उसको कर पाए। तो इससे जो है हम सभी ये सबॉर्डिनेट्स में थोड़ा थोड़ा काम बांटेंगे तो प्रॉपरली स्मूथली जो है वो काम चलेगा और मैनेजमेंट अच्छे से हो पाएगा बिजनेस का। Then motivation of employees as गेट अपॉर्चुनिटी टू शो देयर स्किल्स एंड टैलेंट्स। तो जब आपको कोई काम करने का अवसर मिलता है, आपको कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है और आप अपने स्किल और टैलेंट को वहाँ दिखा सकते हो, तो इससे आपका मनोबल भी बढ़ता है। तो मोटिवेशन मतलब मनोबल होता है, स्किल्स होते हैं आपके जो कार्यकुशलता है और टैलेंट है, इसको आप दिखा सकते हैं। आपको यदि कोई जिम्मेदारी, अगर आपको कोई जिम्मेदारी ही ना दी जाए, कोई काम ही ना सौंपा जाए, तो आप कैसे उसको प्रूव करोगे कि आपके अंदर भी जो है लीडरशिप क्वालिटीज हैं या पावर्स हैं जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं। Fifth point is, it is not possible to achieve group goals with delegation of authority as no single person can do all the work by himself. तो अगर जो है आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करते हैं तो आप जो है अकेला कोई व्यक्ति कोई भी काम जो है पूरा नहीं कर सकता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना ग्रुप गोल्स जो है आप उसको अचीव नहीं कर सकते। तो विदाउट जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इट इज़ नॉट पॉसिबल टू achieve the group goals. Then next is principle of scalar chain is followed to delegate the authority. तो principle of scalar chain जो होता है उसको हम पालन करते हैं delegation of authority के लिए, ताकि हम जो है सिस्टमैटिकली यानी कि एक सीनियर और एक जूनियर जो होता है उन्हीं के बीच में आपसे जो इमीडिएट सीनियर होता है वही आपको जो है पावर देता है, अथॉरिटी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, आप उसी के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन जो होता है उसको पालन किया जाता है। तो इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन बाय डेवलपिंग ईच एम्प्लॉय। तो हर एम्प्लॉय का इसमें विकास होता है, क्योंकि सभी को जो है काम सौंपा जाता है जो भी उसके अकॉर्डिंग होता है, उसकी क्षमता के अनुसार, और उसके बाद उनको जो है अथॉरिटी दी जाती है, पावर दी जाती है, ताकि वो अपने लेवल पर उस काम को या उसके टारगेट को अचीव कर सके, जिससे कि संगठन का विकास होता है। तो हर एम्प्लॉय का विकास होगा यदि संगठन में, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन का, सारे ऑर्गेनाइजेशन का विकास होगा और आगे भी फ्यूचर में जो है इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। तो ये जो है विशेषताएं थी, इंपॉर्टेंस थी डेलीगेशन की, जो कि जिसके बिना जो है संगठन में कोई भी ऑब्जेक्टिव जो है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं, ग्रुप गोल्स को, खासकर बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बिना जो है कोई भी काम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिना इसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता। तो एक कंपलसरी फंक्शन है एक तरह से मैनेजर का, हर मैनेजर का, कि वो अपने जूनियर्स को काम दे, क्योंकि हमने जो भी लोगों को नौकरी पर लिखा उनसे काम करवाने के लिए तो रखा है। अगर उन्हें काम नहीं सौंपेंगे, उन्हें पावर्स नहीं देंगे, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है एक एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की, प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें हम डेलीगेट करते हैं अपने सीनियर्स के द्वारा, जूनियर्स को अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, काम दिया जाता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो, और इस आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसमें जो है बहुत ही आसान ये टॉपिक्स हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मैं ज़रूर बताइए, और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।